आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एससीईआरटी एमसीक्यू सीरीज में। और इस सीरीज में आज हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं उसको हम लोग देखेंगे, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि एनसीईआरटी आधारित ही क्वेश्चन पूछते हैं, और जितने भी मार्केट में बुक है वो आपको एनसीईआरटी आधारित ही आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन जो है हम लोग डायरेक्ट उठाए हैं, और वहाँ पे ऐसे नहीं उठाए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उसको पढ़कर देखकर कैसे क्वेश्चन बन रहा है, एनसीईआरटी से कैसे पूछ रहा है, तब जाकर हम क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो इस समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा यूपीएससी दे रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस जैसे बीपीएससी एमपीपीसीएस, चाहे आपको सीटेट टेस्टेट में तो सिलेबस ही पूरा एनसीईआरटी है। एसएससी रेलवे जहाँ पे जीके जीएस पूछता है, समझ लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। या खास करके उनके लिए जो अब की बार 71वीं बीपीएससी देने वाले हैं बिहार में, और साथ में टीआरई 4 देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें जो है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है, चाहे वो आपको बीपीएससी सिविल सर्विस वाला, चाहे बीपीएससी टीआरई वाला, तो उसको भी जो है हम लोग यहाँ पे शामिल किए हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा लगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी जो है बन सकता है। यहाँ पे एनसीईआरटी से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ये आपको सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उस समय आपका दिमाग नहीं खुलेगा कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था, चाहे एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ से बना सकता था। जब आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको बुक पढ़िएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ अरे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसी की तरह हम लोग यहाँ पे देख कर ही क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो इसमें जरूर आप लास्ट तक बन रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को भी देखेंगे प्रीवियस ईयर, और साथ में एनसीईआरटी पढ़ने आपको खुद आ जाएगा कि हाँ भाई एनसीईआरटी पढ़ना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे उससे क्वेश्चन कैसे एराइज होगा, तो कैसे हम लोग बनाएंगे उसको यहाँ पे ये समझना बड़ी बात है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, और सीधा आते हैं आपको पहला सवाल पे। उससे पहले यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको कोई राय देना है कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे चेंजेस कुछ कर सकते हैं, चाहे कुछ बदलाव, चाहे कुछ पूछना हो, तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम का नाम सर्च करके, उसके बाद देखिए अगर पीडीएफ लेना हो, चाहे कोई भी डाउट हो पूछना हो, तो आपको व्हाट्सएप पे इस नंबर पे केवल आपको व्हाट्सएप करना है। बाकी यहाँ पे आपको जो है इंस्टाग्राम पे भी है, यहाँ पे आप नंबर ये जो है आपका नाम सर्च करके यहाँ पे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई आपको इधर से ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है कि भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर कितना दूरी तक फैला हुआ है। यानी भारत का जो सीमा अंतर्गत क्षेत्र है समुद्र की ओर, याद रखिएगा, यानी जो समुद्र तट से जो है सीमा अंतर्गत क्षेत्र कितना आता है भारत का। यहाँ पे ऑप्शन है 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 21.9 किलोमीटर, एक से अधिक, या आपको इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप सोच कर लिखिए। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है 11th के एनसीईआरटी से लिया गया है, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2 पे है। साथ में ये 10th क्लास का भी एससीईआरटी बुक पढ़िएगा, तो वहाँ पे भी जो है चैप्टर नंबर 1 में ये दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। डी कैसे होगा, तो यहाँ पे जो भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र आता है वो तो आपको आता है 12 न्यूटिकल मीटर, यानी आपको 12 समुद्री मील। अगर इसी को आप कन्वर्ट कीजिएगा तो किलोमीटर में, तो 21.9 किलोमीटर होता है। और हम इसलिए ऐसा लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए खास करके बीपीएससी के एग्जाम में जो भी दे रहे हैं, यहाँ पे ये मत समझिएगा कि हाँ क्वेश्चन पढ़े बहुत आसान है, धड़ाक से लगा के आगे बढ़ गए। यहाँ पे जितना आसान क्वेश्चन है उतना ही टफ यहाँ पे इसका ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन पढ़ना है। थोड़ा सा इधर आपको दिमाग मिस्टेक हुए और आपका क्वेश्चन गलत, यहाँ पे आप सीधे आपको देखते कि हाँ भाई क्वेश्चन ये दिया है ऑप्शन नंबर ए के, आगे निकल जाते। फिर पता चलता कि खुश होते कि अरे मेरा एक नंबर सही हो गया। बाद में पता चलता घर आके कि हाँ ये एक नंबर आपका गलत हो गया। तो ऐसा जो है क्वेश्चन जान करके आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसा पूछता है बीपीएससी, ताकि यहाँ पे जो है फंस जाए लड़का। और यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो यहीं 5 नंबर आपका सिलेक्शन रोक देगा। तो बहुत ध्यान से ऑप्शन भी पढ़ना है। इसलिए हम ऑप्शन भी उसी तरह से तैयार किए हैं जैसे बीपीएससी करता है, ताकि आपको एग्जाम से पहले ये सब चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे 12 न्यूटिकल मीटर को ही जो है हम कन्वर्ट करेंगे तो 21.9 किलोमीटर होता है, क्योंकि एक न्यूटिकल मीटर जो होता है वो कितना होता है, तो 1.8 किलोमीटर होता है। जब यहाँ से 12 में जो है 1.8 से गुना कीजिएगा तो यहीं आपको 21.9 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है और साथ में आपका सी भी सही है, इसीलिए आपका एक से अधिक यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो पहला का डी आंसर हो गया। और आपको कहाँ से क्वेश्चन लिए, अब चलिए हम इसका प्रूफ दिखाते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे दिया है। देखिए एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि भारत की मुख्य भूमि जो है उत्तर में कश्मीर, बिल्कुल यहाँ पे कश्मीर आप सबको मालूम है।
उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, यहाँ पे बिल्कुल कन्याकुमारी है, सबको मालूम होगा। तो यहाँ पे कन्याकुमारी, यानी उत्तर में कश्मीर से कन्याकुमारी, और साथ में देखिए पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ पे जो है गुजरात तक फैला हुआ है। इसमें जो है भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र जो है आगे समुद्र की ओर, यहाँ पे देखिए समुद्र की ओर, यानी जहाँ पे तटीय वाला इलाका है, यानी इसके नीचे यहाँ पे जो आपका ये वाला एरिया है, यहाँ से अगर हम बात करें सीमा अंतर्गत क्षेत्र जो है समुद्र की ओर 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये भारत का सीमा है जो आपको यहाँ बना हुआ है, तो सीमा क्षेत्र के आगे कितना जो है भारत का अधिकार है, इस पे यहाँ पे क्वेश्चन था। तो इसमें जो 3 एरिया आता है, पहला इसमें आता है आपको सीमांतर्गत क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक सीमा, और ये जो होता है भारत के तट से 12 न्यूटिकल मीटर यानी आपको 21.8 किलोमीटर, ये सॉरी 21.9 किलोमीटर की दूरी तक होता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद एक और आता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र क्या होता है, तो अभी आप जो देखें समुद्र तट से यहाँ पे 12 किलोमीटर, तो मान लीजिए यहाँ पे 12 है और फिर इसके आगे भी अगर हम 12 बढ़ जाते हैं 12 न्यूटिकल माइल, तो यानी ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को जो है हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वह बोलेंगे संलग्न क्षेत्र। और अगर पूछे कि हाँ संलग्न क्षेत्र क्या होता है, तो समुद्र तट से दूरी 24 किलोमीटर, और यहाँ पे अगर पूछे प्रादेशिक सीमा से दूरी तो फिर यहाँ पे 12 किलोमीटर, यानी इतना ही एरिया जो होता है ये होता है। बाकी यहाँ पे जो 12 न्यूटिकल माइल देख रहे हैं ये कौन सा एरिया है, तो आपको ये प्रादेशिक सीमा है। एक और आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये जो होता है समुद्र तट से 200 न्यूटिकल माइल होता है, यहाँ पे 4 गलत टाइप हो गया है, तो 200 न्यूटिकल माइल तक जो होता है, यहाँ पे एन होगा, सॉरी हाँ 204 नहीं होगा, यहाँ पे एनएम। तो यानी आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो आपको 200 आपको समुद्री मील तक होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ तीनों याद रखिएगा, यहाँ से क्योंकि बुक में एक ही दिया था तो यहाँ पे हम तीनों देख लिए, ताकि मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछ ले एग्जाम में तो यहाँ पे याद रखना है, ये भी याद रखना है कि एक समुद्री मील जो होता है 1.8 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ याद रखिएगा, पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे दिया गया 1.824, तो ये सब आपको याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए आगे अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, दिया गया है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर होने के बाद भी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई में अंतर का कारण क्या है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि भारत का जैसे अक्षांशीय विस्तार है तो कितना है आपको मालूम होगा, यानी अक्षांश रेखा सबसे पहले कौन सा होता है, ये वाला रेखा होता है अक्षांश रेखा। तो भारत जो है आपको कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। तो यहाँ से अक्षांशीय विस्तार यहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपको ऊपर जाइएगा तो 37 डिग्री 6 मिनट, आपको मालूम होगा। बाकी यहाँ पे जब देशांतरीय विस्तार की बात बोले तो ऐसे जो रेखा होता है आपको देशांतरीय विस्तार होता है, यानी देशांतर रेखा होता है। तो यहाँ पे जब आइएगा भारत में तो यहाँ से जो बिंदु शुरू होता है वो आपको 68 डिग्री 7 मिनट से, जब यहाँ पे ख़त्म होता है अरुणाचल प्रदेश में तो ये 97 डिग्री साथ में 2-5 मिनट यानी 25 मिनट। तो 68 डिग्री 7 से 97 25 तक होता है। और देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार कितना होता है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि यहाँ पे ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में जो अंतर है वो लगभग बराबर है, यानी इस दोनों को अगर हम घटाएंगे तो ये भी आपको 29 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आपको लगभग 30 डिग्री के बराबर है। और वहीं आपको 68 डिग्री 7 से 97 25 में देखें, अगर इसको आप घटाइएगा तो यहाँ पे भी जो है 29 पॉइंट कुछ आएगा, यानी यहाँ पे भी जो है आपको 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन कर रहा है कि भाई जब यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार अगर दोनों बराबर है तो भारत में जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम पढ़ते हैं कितना है 3214 किलोमीटर है, ये आपको उत्तर से दक्षिण में, और साथ में पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है तो 29-33 है। तो यहाँ पे जब दोनों में बराबर है, 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार भी है, 30 डिग्री आपका देशांतरीय विस्तार भी है, तो यहाँ पे भारत में उत्तर से दक्षिण और आपका जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो दूरी है इसमें डिफरेंस क्यों है, यहाँ पे ये क्वेश्चन था। अब ऑप्शन पढ़िए और आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो क्वेश्चन। पहला इसमें दिया गया है कि पहला ऑप्शन कि अक्षांश रेखाओं के बीच जो है सभी जगह दूरी बराबर नहीं होने के कारण, तो यहाँ बिल्कुल ये गलत है। उसके बाद देखिए 2 देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बराबर होने के कारण, ये भी बिल्कुल गलत है। 3 नंबर देखिए ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी में कमी और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है हमेशा बराबर होने पे, तो ये ऑप्शन नंबर हमेशा इसका सी सही होगा। अब इसको आइए हम समझते हैं पहले मैप पर। ये देखिए क्वेश्चन आपको 11th के एनसीईआरटी में दिया है चैप्टर नंबर 1 पे पेज नंबर
3 पे दिया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य ये नहीं कि हाँ केवल क्वेश्चन हम एक पढ़ लिए और आगे दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको भी साथ में आप लोग देखते चलिए कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको अक्षांश रेखा देशांतर मालूम होना चाहिए। ये देखिए देशांतर रेखा है, ये आपको अक्षांश रेखा है, और ऐसे अगर दोनों को हम मिला दो तो ऐसे ही ग्लोब आता है। और पूरा ग्लोब पे अगर मानचित्र में देखा जाए तो यही आपको इसी से समझ सकते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा का विस्तार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका भारत है, और भारत में ये देखिए आपका 0 डिग्री आपका आपका ये देशांतर रेखा है, सॉरी अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ऊपर इसके जाइएगा तो यहाँ से शुरू होता है भारत का, और यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट शुरू होता है। यहाँ पे जब खत्म होता है तो 37 डिग्री 6 मिनट, और फिर इधर देशांतरीय विस्तार होता है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आपको बताए हैं, यहाँ पे देखिए भारत है, देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको भारत का मुख्य भूमि यहाँ पे है, आपको कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और फिर आपका देशांतरीय देखें तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट। तो यही दोनों जब घटाइएगा यानी आपको इसका अंतर और इसका अंतर देखें तो आपको 30 डिग्री बराबर के लगभग आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्योंकि 2 अक्षांश रेखा और 2 आपका देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है आपको 111 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पे भाई जब क्यों बराबर नहीं हो रहा है, बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। परंतु यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी 111 किलोमीटर होती है, परंतु सभी जगह नहीं। सभी जगह कैसे क्यों नहीं होती है, जैसे देखिए अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। बाकी आपको देखिए यहाँ पे ये वाला हो गया, तो कहीं पे ले लीजिए। जब देखिएगा यहाँ पे देखिए बीच में दूरी ज़्यादा है, जैसे जैसे हम लोग जहाँ जाएंगे ध्रुव की ओर, यहाँ पे देखिए इसका दूरी जो है कम होते जा रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो दूरी है, मान लीजिए यहाँ पे 111 किलोमीटर होता है 2 देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी। जैसे जाएंगे मान लीजिए यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 70 हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 50 हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि दूरी आपको देशांतर से जब हम लोग अक्षांश रेखा से यानी भूमध्य रेखा से जब ऊपर जा रहे हैं ध्रुव की ओर, तो वहाँ पे 2 देशांतरों के बीच में जो दूरी है वो आपको कम होते होते जा रहा है। इसलिए बाकी अगर हम अगर वही देखें अगर अक्षांश रेखा में, तो यहाँ पे देखिए ये अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे है, ऐसे अक्षांश रेखा होता है। तो यहाँ पे आप कहीं भी जाइए, ध्रुव की ओर जाइए, चाहे नीचे जाइए ऊपर जाइए, तो इसके बीच में जो दूरी होता है हमेशा आपको सब जगह 111 किलोमीटर होगा। लेकिन यहाँ पे वही हम देशांतर की बात करें, देखिए मान लीजिए अगर ये 2 देशांतर को हम लेते हैं, यहाँ पे 2 देशांतर को ये वाला, अब देखिए यहाँ पे जो है ये देशांतर है। अब देखिए यहाँ पे दूरी आपको ज़्यादा है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको दूरी देखिए भूमध्य रेखा के पास सबसे ज़्यादा है। फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा और कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, देखिए यहाँ पे और कम हो गया है। तो यहाँ पे हो सकता है 111 किलोमीटर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जाइएगा आगे तो फिर 90-100 के आसपास जाते थे, यहाँ पे आपको 10 किलोमीटर तक दूरी तक हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे कम ही आ रहा है। तो वहीं अगर हम भारत का देखें, यहाँ पे मैप में देखिएगा, ये देखिए भारत में अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्योंकि अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे है, तो अक्षांश रेखा तो कहीं भी जाइए तो दूरी इसका 111 किलोमीटर ही दिया गया है, ठीक है। वहीं अगर देशांतर रेखा की बात करें, ऐसे ऐसे जो रेखा है, ऐसे ऐसे जो रेखा है, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए आपका 111 यहाँ पे होगा, नीचे से सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि नीचे भूमध्य रेखा के पास 0 आता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पे मान लीजिए 111 किलोमीटर यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे 110 हो गया होगा, यहाँ पे आपका मान लीजिए 100 हो गया होगा। तो ऐसे क्योंकि कम होते जाता है, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों में अंतर बराबर है, मान लीजिए अक्षांशीय में आपका 30 डिग्री का देशांतर था अंतर, तो 30 डिग्री आपको मालूम होगा 1 डिग्री में जो है आपको पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट समय लगाता है। और अभी देखे हैं कि 2 देशांतर रेखा चाहे 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पे 30 डिग्री दोनों में बराबर है। अब मान लीजिए ये आपका अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा में अगर मान लीजिए हम 30 डिग्री का अंतर ले लें, तो यहाँ पे बताए हैं कि एक के बीच में 111 किलोमीटर, तो इसमें अगर हम 111 से गुना करें तो यहाँ पे जो दूरी आएगा, और मान लीजिए ये आपका देशांतर वाला है, तो देशांतर में अभी बताया है कि सब जगह 111 किलोमीटर नहीं होता है, तो इसको हम 111 सब जगह से गुना नहीं करेंगे, इसको 111 से कम से गुना करना पड़ेगा यानी 30 में, तब जाकर ये आपका क्या होगा देशांतर रेखा वाला दूरी जो है आएगा, यानी आपको पूर्व से पश्चिम की लंबाई वाला आएगा। तो वही कारण होता है। अब यहीं पे देखिए बुक में लिखा गया है कि यदि आप भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार गणना करें तो लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण इसका वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अब इसमें अंतर का कारण क्या है, अंतर का कारण यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यह अंतर इस तथ्य पे आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, आपको ऊपर बताए हैं। वहीं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह एक बराबर जैसा रहती है, इसलिए जो है यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। जैसे क्योंकि ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे दूरी घट रहा है, ध्रुव की ओर मान लीजिए जहाँ पे ध्रुव पर अगर देखें 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ मान लीजिए 111 किलोमीटर, जैसे ये देशांतर रेखा है, मान लीजिए यहाँ पे
ध्रुव है, तो यहाँ पे 111 किलोमीटर ठीक था। यहाँ पे तो कम होगा ना भाई, तो यहाँ पे जाते जैसे जैसे कम हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग वहाँ से जो है आपको देशांतरीय दूरी में भी जो है कमी आएगा। और वहीं अक्षांश रेखा में अगर हम बात करें सभी जगह बराबर होता है, तो उसमें हम कितना कहीं भी गुना करें आपको तो 30 में अगर चाहे 1 डिग्री का अंतर हो चाहे 5 डिग्री का अंतर हो, तो हम लोग 111 से ही गुना करेंगे। तो वहाँ पे जितना दूरी आएगा वो ज़्यादा आएगा देशांतरीय रेखा की तुलना में। तो इसलिए आपको अंतर का कारण होता है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है इससे। अब देखिए यहाँ से देखिए अक्षांश लिखा गया है। देखिए अक्षांश और देशांतर रेखा का विस्तार 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच में लंबाई की यहाँ पे कमी आता है। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार बताया है, जब इसको घटाइएगा 8 डिग्री 4 मिनट में से 37 डिग्री 6 मिनट में से, तो आपको आ रहा है 29.2 यानी लगभग 30 डिग्री, जो आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। क्योंकि अक्षांशीय विस्तार कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। देखिए यहाँ पे लाइन दिया गया है ऐसे ऐसे। अब इसमें सभी जगह जो है 111 किलोमीटर की दूरी के बराबर है, तो यहाँ पे जो 29.2 पॉइंट से अगर गुना करेंगे 111 किलोमीटर में, तो आपको 3214 किलोमीटर आ रहा है। वही देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे ये वाला रेखा को ऐसे ऐसे वाला में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में अंतर लेंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये भी आपको 29.18 आ रहा है, यानी लगभग 30 डिग्री, यानी दोनों ये बराबर है। लेकिन फिर भी यहाँ से देखिए, क्योंकि बताया है कि यहाँ पे दूरी जो है जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे तो कम होते जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 111 किलोमीटर से थोड़ा सा कम से गुना करेंगे, इसलिए आपको यह 2933 आता है। तो यहाँ पे आप अब समझ में आ गया होगा। ये जब हम लोग 9th क्लास का NCERT पढ़ा रहे थे आपको, यूट्यूब वीडियो है वहाँ पर आपको हम बताए थे। तो ये सब आप देख लिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए टीआरई 2 में पूछा था 6 to 8 में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और आपको सबसे दक्षिणी अक्षांश है, बताइए। सबसे पूर्वी देशांतर पूछा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पूर्वी देशांतर यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूर्वी, ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे किबिथु नामक जगह है और वो आपको कितना है, तो अभी बताया है 97 डिग्री 25 मिनट, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब देखिए पूछा है दक्षिणी अक्षांश, सबसे दक्षिणी, यहाँ पे आ जाइए दक्षिणी में, यहाँ पे क्या है 8 डिग्री 4 मिनट है। तो 8 डिग्री 4 मिनट देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्थ में है। यहाँ पे देखिए ये वाला, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये तो 15 दिया था, ये तो होगा ही नहीं। 97.25 से 8 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको टीआरई 2 के 6 to 8 में पूछा था। वहीं देखिएगा आगे यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी से रिलेटेड कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का भूमि क्षेत्रफल जो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री और 45 जो है 45 डिग्री पूर्वी है। तो ये आपका तो बिल्कुल गलत है। भारत का देखिए आपका क्षेत्रफल तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर, आपको ये भी सही है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए ये भी टीआरई 2 के 6 to 8 का सवाल है। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि टीआरई 2 में ही पूछा गया है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे भारत की लंबाई और साथ में चौड़ाई दिया है। लंबाई यानी आपको उत्तर से आपको दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, और ये चौड़ाई हो गया आपको ईस्ट टू वेस्ट। तो इसके बीच में दूरी कितना है, देखिए अभी बताया है जो आपका उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो आपको 3214 किलोमीटर है। और वहीं आपका जो चौड़ाई है वो आपको 2933 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, पहले लंबाई दिया तो पहले हम लोग लंबाई लिए हैं, याद रखिएगा, और चौड़ाई देगा तो बाद में चौड़ाई। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है जो आपको हम ये आपको जहाँ पे हम क्वेश्चन उठाए थे वहीं से ये सवाल था, इसलिए आपको क्वेश्चन भी हम लोग शामिल कर दिए हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन, ये तो आपका देखिए ये तो आपका टीआरई 1 2 में पूछा था। अब देखिए आपको टीआरई 2 के टीजीटी में भी जो है एक सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो अभी आपको ऊपर बताए हैं। बाकी यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन, ये आपको NCERT से ही सवाल पूछा है। देखिए 9th क्लास का जब पढ़िएगा, चाहे 11th क्लास का पढ़िएगा, NCERT चैप्टर नंबर 1 चाहे पेज नंबर 3 पे दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। और ये जो है भारत जो है विश्व में 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। और ये जो आपको 9वां में भी पढ़ना है और साथ को 11th में भी पढ़ना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए कि जो है पृथ्वी के स्थलीय भाग में कितने प्रतिशत भाग पर जो है भारत का विस्तार है। तो अभी बताए हैं 2.4%, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए आपका सी। और देखिए टीआरई 3 के टीजीटी का सवाल है। टीआरई 2 के टीजीटी में पूछा था कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कितना है। तो अभी बताए हैं 32.8 लाख, लेकिन ये आपको लाख में दिया है और ये मिलियन में दिया है, तो आपको 3.28 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें आपको 1 मिनट में 10 लाख होता है, तो इसमें 10 से गुना कीजिए, आपको इतना ही आएगा 32.8 लाख।
तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से भी सवाल आपको एग्जाम में पूछा है। बाकी यहाँ पे देखिए एक और सवाल जो है यहाँ पे पूछा हुआ है 9th के एनसीईआरटी से, यहाँ पे पढ़िएगा। देखिए आपको ये वाला जो क्वेश्चन है कहाँ से बनता है, देखिए भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। दोगुनी इसलिए है क्योंकि आपको हम बताते हैं कैसे दोगुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई जो है कितना है, 15,200 किलोमीटर है। और यही आपको ऊपर पूछा था, आपको बताए हैं। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा जो है आपको कितना है, तो आपको 6100 किलोमीटर। और ये भी सवाल एग्जाम में पूछा है कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो रेखा है आपको, यानी गुजरात से लेकर ऐसे जब नीचे आते हैं और यहाँ पे आते हैं उड़ीसा तक, तो इस समुद्र से जो भी आपको लंबाई है वह कितना है, आपको 6100 किलोमीटर है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया है। और अगर इसमें हम द्वीप समूह को भी शामिल कर दे तो यहाँ पे, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे आपको लक्षद्वीप मिनिकॉय भी है, अगर हम इसको भी इसमें शामिल कर दे तो ये आपको टोटल यानी तटीय रेखा प्लस आपको ये जो है आपका द्वीप समूह वाला दोनों को शामिल कर दे तो 7516.6 किलोमीटर यहाँ पे इसकी लंबाई हो जाती है। और स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे पूछा हुआ है, चलिए आपको हम बताते हैं। ये देखिए पूछा हुआ है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितना है। तो यहाँ पे देखिए तट रेखा के पूछिए यानी समुद्र वाला, तो आपको बताए हैं 6100 किलोमीटर। और इसी में अगर बात कर ले, पूछ ले कि द्वीप समूह को मिलाकर कितना, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता 7516। लेकिन केवल तट रेखा पूछा है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए। जब पूछेगा तट रेखा वाला तो सॉरी द्वीप समूह वाला, तो उसमें शामिल करेगा कि हाँ भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा सहित द्वीप समूह को मिलाते हुए उसकी लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर। लेकिन अगर तट रेखा पूछे तो आपको 6100 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। और ये सवाल यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। और क्षेत्रफल तो बता ही दिए आपका। देखिए यहाँ से कितना सवाल जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए आपको हम क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं ताकि आपको इसका महत्व भी पता चलते रहे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है। बाकी यहाँ पे देखिए 3 नंबर, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ग्रीनविच में अगर मान लीजिए दोपहर के 12 बज रहा है तो ग्रीनविच के 75 डिग्री पूरब में समय क्या होगा। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है तभी हम यहाँ पे शामिल किए हैं। प्रीवियस ईयर यहाँ पे ही हम दिखा देते हैं एक तो, तब आपको विश्वास हो जाएगा। देखिए TRE 1 के देखिए ये PRT का सवाल है। आप लोग बोलते हैं कि PRT का शामिल नहीं करते हैं, देखिए ये भी PRT का ही सवाल है। देखिए PRT में पूछा था एक 57 नंबर क्वेश्चन कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या बज रहा है, बताइए। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब तभी तो हम यहाँ पे बताए हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रीनविच क्या है। ये जो है आपको इंग्लैंड में एक जगह है और यहीं से जो है पूरा विश्व में समय को जो है मापा जाता है। यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ से 0 डिग्री लेकर इसको हम चलते हैं और जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ पे देशांतर रेखा के आधार पर ही जो हम लोग समय को ज्ञात करते हैं। तो भारत का जो पढ़ते हैं कि भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वो आपको 82.5 डिग्री आपको पूर्वी देशांतर रेखा है, पढ़ते होंगे पूर्वी देशांतर रेखा। तो यहाँ पे क्योंकि आप लोग ये भी जानते होंगे कि यहाँ पे जो है पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में जो है 4 मिनट का समय लगाता है। तो वहीं अगर आप 82.5 डिग्री को घूमने में कितना मिनट समय लगाएगा, तो इसको जब बदलिएगा 82.5 डिग्री में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, वही आपको आता है 5.5 घंटा, यानी 5.5 घंटा के बराबर। तो इसीलिए बोला जाता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसको बदल सकते हैं आप, देखिए 82.5 को बदलिएगा, सबसे पहले आपको 80 को बदलिए। तो यहाँ पे देखिए 80 को बदलिएगा तो कैसे होगा, आपको 1 डिग्री में बताया है 4 मिनट, तो 80 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 8 चौको 32 यानी 320 मिनट। फिर बच गया यहाँ पे आपको 2.5 मिनट, तो 2.5 मिनट में गुना कीजिएगा 4 से तो 10, यानी आपको 330 मिनट का समय लेता है। अब इसको घंटा में बदलिएगा तो 60 से भागा दीजिए, तो यहाँ पे 0 0 काट दीजिए, 6 पचे 30 और यहाँ पे आपका 3/6 यानी आधा हो जाएगा। तो यही 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच से आगे कहलाता है समय। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए आपको लिखा हुआ है कि भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि 82.5 डिग्री पे हम लोग मानक समय रेखा भारत का है। और यहाँ पे देखिए अब लिखा गया है कि भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियों की सभी जगह एक समय बताती है, यानी मानक समय रेखा जो है हम लोग यहीं से निर्धारित करते हैं कि भारत में एक जगह आपको समय हो रहा है। लेकिन अगर इसको हटा दें, अगर हम इसको हटा कर देखें तो देखा जाए तो यहाँ पे जो पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, यानी जहाँ पे सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश, और साथ में जो गुजरात वाला एरिया है कच्छ, उसके बीच में अगर हम देखें तो वहाँ पे 2 घंटा का अंतर आता है। अंतर इसलिए आता है क्योंकि वह देशांतरीय विस्तार के कारण अंतर आता है। देखिएगा यहाँ पे जो आपका भारत का जो ऐसे मान लीजिए अगर रेखा है तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो आपका देशांतर, तो ये आपको 68 डिग्री 7 मिनट है। और वहीं अगर देखें इधर तो 97 डिग्री 25 है।
तो यहाँ से गुना अगर आप कीजिएगा इसमें 4 डिग्री से, तो इसमें 4 डिग्री से, तो इसमें जो है आपको 2 घंटा का अंतर यानी आपको 120 मिनट का अंतर आएगा। तो इसलिए देखिएगा भारत में जो है सूर्योदय पहले होता है 2 घंटा पहले। मान लीजिए यहाँ पे सूर्योदय 6 बजे हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहीं सूर्योदय आपको कक्ष में जो है 8 बजे सुबह में होता है। तो इसी कारण होता है, देशांतरीय विस्तार के कारण। लेकिन यहाँ पे क्योंकि समय का बहुत फेरबदल हो जा रहा था, इसलिए जो है इसके बीच में एक रेखा पारा गया और वो हो गया आपको 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, मानक देशांतर रेखा। और इसी को जो हम लोग भारत का मानव देशांतर रेखा बोलते हैं। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होता है, यानी नॉर्थ, ठीक है। और ये 5.5 घंटा आगे होता है ग्रीनविच से। तो ये समझ लिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा पहले आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन हम सीधा रटा दे बता दे तो क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं बनेगा, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी आपको बताया, देखिए पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री अपने अक्ष पे घूमती है, सबको मालूम होगा। 24 घंटा में 360 डिग्री एक बार घूम जाता है। अतः 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगाता है। और सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश बताए हैं, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में क्योंकि 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, जब गुना करेंगे 3 चौको 12 120 मिनट यानी 2 घंटा का अंतर होता है। ये तो अब जान लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ इससे रिलेटेड, देखिए पीआरटी का सवाल है कि ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी जिसे जो है भारत मानक समय रेखा कितना आगे है। तो अभी बताए हैं 5.5 घंटा आगे है। कैसे आगे है, तो ग्रीनविच जो माध्य समय रेखा होता है वह 0 डिग्री होता है, और जो भारत का मानक समय रेखा है वह कितना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 डिग्री से लेकर इसके बीच में अगर हम बदलना है तो अभी पढ़े हैं 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री घूमने में अभी बताया है 330 मिनट, और इसी को घंटा में बदलिएगा तो 5.5 घंटा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया है सर। बाकी यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के अगर 12 बज रहा है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितना बजेगा, समय बताना है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीनविच में मान लीजिए 12 बज रहा है, तो ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ग्रीनविच है यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो यहाँ पे मान लीजिए 12 बज रहा है। अब इसका हम पूर्वी देशांतर रेखा में जाएंगे तो समय बढ़ता है, याद रखिएगा। अगर ग्रीनविच से पूरब की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर जाएगा तो यहाँ पे समय जो है आपको घटता है, और यहाँ पे जो है समय आपको बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम पूरब में जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा सबसे पहले। और देखिए 30 डिग्री पूरब में जाने पे, तो यहाँ पे सबसे पहले 30 डिग्री को बदलना पड़ेगा मिनट में। तो 30 डिग्री कितना होगा, आपको बताया है 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना होगा 3 चौको 12 यानी 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा था तो 30 डिग्री पे कितना बजेगा, यानी 2 घंटा आगे होगा। तो यहाँ पे 12 के बाद 2 घंटा जोड़ दीजिए, 12 + 2 कितना होगा, 12 के बाद 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 14 भी दे सकता था, तो यहाँ पे 14 भी हो सकता है, चाहे 2 PM भी दे सकता है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे ग्रीनविच भी देख लीजिए, देखिए ये आपका जो है, देखिए ये आपका ग्रीनविच है, ठीक है। ग्रीनविच देखिए आपको ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है 0। जैसे जैसे जाइएगा देखिए आपका ये जो देखिए समय से पीछे जाइएगा, सॉरी ये आपका ग्रीनविच से पीछे जाइएगा तो यहाँ पे समय आपका घटता रहेगा, यहाँ पे घटेगा। और इधर अगर ग्रीनविच से अगर पूरब की ओर जाते हैं तो समय यहाँ पे आपका बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे जो है देखिएगा 0 डिग्री, ये वाला 0 डिग्री है। जैसे जैसे अगर इधर हम जाएंगे तो आपका समय बढ़ेगा। तो यहाँ पे अभी बताए हैं कि आपको कितना डिग्री पर जाने पे बताए हैं कि आपको मालूम होना चाहिए 1 डिग्री का जा रहा है तो उसमें 4 मिनट का समय लगेगा, बस ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर भारत का देखिएगा तो भारत का देखिए मैप कहाँ पे है, ये देखिए भारत है। भारत में देखिए 5.5 घंटा है, यहाँ पे देखिए ये 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है। और यहाँ पे जो है आपका यहीं पे जो है भारत में कितना है, यहाँ पे 82.5 डिग्री, ये आपका उत्तरी देशांतर रेखा है। इसी प्रकार से समय ज्ञात किया जाता है। और आपको हम बता दिए हैं, क्वेश्चन अब मान लीजिए पूछ लेगा तो बनाना आना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए अब हम चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको बना कर दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम इसमें आपको शामिल किए हैं कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 75 डिग्री पूरब में समय क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रीनविच में 12 बज रहा है यानी 0 डिग्री पे 12 बज रहा है, और 75 डिग्री पे लाना है। तो यहाँ पे क्योंकि पूरब में है तो समय आपका बढ़ेगा, और 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 75 डिग्री में कितना मिनट, तो आपको 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 चौको 28 280 और 5 चौको 20, यानी आपको कितना होगा 300 मिनट। 300 मिनट कितना घंटा हो जाएगा, तो 60 से गुना कीजिए यानी 5 घंटा। तो यहाँ पे ये 5 घंटा आगे यानी कहलाएगा। तो यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे 5 बज जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अब देखिए 5 घंटा कौन आगे है, तो ग्रीनविच में देखिएगा तो आपको पाकिस्तान आगे है। अब देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे देखिए ना कि यहाँ भारत जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, और 5 घंटा कौन सा आगे, देखिए यहाँ पे ये पाकिस्तान का मैप है, ये देखिए ये। तो पाकिस्तान जो है यहाँ पे याद रखिएगा
75 डिग्री पे इसका हो सकता है मानव देशांतर रेखा होगा, तभी आपको ये 5 घंटा आगे है कौन, पाकिस्तान। भारत कितना है तो 5.5 घंटा आगे है। आप इसके आस पड़ोस के देश भी देख भी सकते हैं कि हाँ आपका कौन कौन आगे है। यहाँ पे देखिए आपका जो है म्यांमार जो है कितना है, 6.5 घंटा है, ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं। यहाँ पे नेपाल में भी तो आपको उतना ही रहेगा जितना भारत में है, क्योंकि यहाँ पे है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा तो। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इससे रिलेटेड। ये देखिए, यदि भारतीय मानक समय या उत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है स्थानीय समय क्या होगा। अब आपको बताना है। देखिए, यदि भारत के मानक समय, देखिए लिखा है भारतीय मानक समय या उत्तर पर मध्याह्न के 12 बजे है। यहाँ पे मानक समय रेखा भारतीय द्वारा दिया है, ना कि ग्रीनविच दिया है, यहाँ पे आप याद रखिएगा। तो भारतीय मानक समय यानी आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे अगर यहाँ पे मध्याह्न है, यानी अगर 12 बज रहा है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 120 डिग्री में से कितना हो जाएगा, 120 में अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना मिनट हो जाएगा, 12 चौको 48 यानी 480 मिनट। ठीक है। और वहीं अगर हम देखें 82.5 डिग्री अगर देख रहे हैं तो ये कितना मिनट होता है, तो आपको बताए हैं 8 चौको 32 यानी 320, और फिर 2.5 गुना 4 यानी 10 यानी 330 मिनट ये आ रहा था। 330 मिनट और ये आपका 480 मिनट आ रहा है। तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा आपको, ये डिग्री नहीं मिनट है। तो 480 में से अगर 380 घटाइए, 330 घटाइएगा तो कितना आएगा, घटा के देख लीजिए। 0, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 3 गया 1, यानी आपको 150 मिनट का अंतर आएगा। अब इसमें 60 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 60 से भागा दीजिएगा इसमें, सॉरी, तो आपका कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, आपका 6 दूना 12 और बच जाएगा इधर कितना 3/6, यानी ये आपको 2.5 घंटा, यानी आपको जो है 2.5 घंटा समय जो है भारत से आगे रहेगा। तो यहाँ पे क्योंकि भारत में 12 बज रहा था तो यहाँ पे 2.5 घंटा और इसमें हम जोड़ देंगे, तो यानी 2 बजकर आपको 30 मिनट। तो यहाँ पे आपको 12 2 14 ले लीजिए, यानी 12 2 14, 14 बजकर 30 मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर यहाँ पे भारतीय मानक समय रेखा पे 12 मध्याह्न है तो यहाँ पे 82.5 डिग्री पे 12 बज रहा है, ना कि 0 डिग्री पे 12 बज रहा है। याद रखिएगा, 82.5 डिग्री नॉर्थ पे 12 बजा है, तो वहीं 120 डिग्री पे निकालना था, तो हम निकाल के बता दिए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब एक सवाल ऐसा भी एक टाइप में देख लीजिए, मान लीजिए अगर पूछ लिया तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस महासागर का नाम जो है भारत के देश के नाम पे पड़ा है, और ये 9th क्लास के एससीईआरटी का सवाल है, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 7 पे दिया है, और ये एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये एससीईआरटी में ही दिया है। तो यहाँ पे आपको बताना है। देखिए, ये जो है किस महासागर के नाम पे, भारत का देश का नाम पे जो है आपको देश का नाम पड़ा है, तो वह आपको हिंद महासागर का पड़ा है। याद रखिएगा, हिंद महासागर का जो नाम है वह भारत देश के नाम पे पड़ा है। तो ये कैसे पड़ा है, चलिए हम इसको हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैप में देख लीजिए, यहाँ मैप से ही ये सवाल पूछा है। यहाँ पे जो देखिए हिंद महासागर ये है और ये भारत में है। एशिया महादेश, देखिए ये वाला जो आपका कलर दिख रहा है ये एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में जो भारत है स्थित है, एशिया में जो भारत की स्थिति है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा अच्छा खासा इसका जगह है। इसलिए जगह है क्योंकि यहाँ से जो है किसी भी देश में जो नेटवर्क है, चाहे किसी भी देश में कनेक्टिविटी जो है सबसे आसान है। भारत से अगर जाना हो कहीं भी तो आप आराम से जा सकते हैं। आप ऐसे आकर इसमें जान लिए आपको अमेरिका जा सकते हैं, इधर से अफ्रीका जा ही सकते हैं। इधर देखिए आपको ये जो है अरब के खाड़ी होते हुए इधर आपको यूरोप जा सकते हैं, चाहे यूरोप इधर से भी जा सकते हैं, चाहे इधर अगर मान लीजिए नहीं आए तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है आपको इधर एशिया में भी जा सकते हैं, इधर भी एशिया में जा सकते हैं, इधर आपको ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, फिर जो है ऐसे पार करके इधर भी जा सकते हैं। तो यहाँ से जो है एशिया महाद्वीप में भारत की जो स्थिति है सबसे अच्छा स्थिति है कनेक्टिविटी के लिए। तो इसी के जो है नाम पे जो है यहाँ पे याद रखिएगा, यानी भारत के नाम पे, यानी हिंदुस्तान के नाम पे ही जो है हिंद महासागर का नाम पड़ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो देख लिए। अब देखिए बुक में इसका क्या दिया था समझ लीजिए। देखिए, भारत जो है अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर में शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, पश्चिम दक्षिण एशिया और अफ्रीका तट तथा पूर्वी तट एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध स्थापित करने में सुविधा है। बता ही दिए हैं कि यहाँ से जो है कहीं भी जाइए, आप यूरोपीय देश जाइए, चाहे आपको दक्षिण पश्चिम एशिया जाइए, चाहे अफ्रीका जाइए, चाहे पूर्वी तट होते हुए एशियाई देशों में पहुंचिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाइए, यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी आप अच्छे हैं, यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं, व्यापार हो कुछ भी हो तो यहाँ पे आना जाना आसान है। इसलिए जो है यहाँ पे हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी भी अन्य देश से नहीं है। इसलिए जो है एक महासागर का नाम भारत के देश के नाम पे रखा गया है और उस महासागर का नाम है हिंद महासागर और उस देश का नाम है
भारत, जिसके नाम पर एक हिंद महासागर का नाम रखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको 6 नंबर है कि भारत की मुख्य भूमि धनुष कोटी से श्रीलंका तट की बीच की दूरी कितनी है। और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ज्योग्राफी से पूछा है। TRE 3 का देखिएगा TGT का पेपर, तो वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन है। आपको श्रीलंका के बारे में, म्यांमार के बारे में, भूटान के बारे में क्वेश्चन पूछा है, जो भी भारत के पड़ोसी देश है। तो यहाँ बताइए कि भारत के मुख्य भूमि से जो आपके जो भारत की मुख्य भूमि धनुष कोटी है, वहाँ से श्रीलंका के तट के बीच में दूरी कितनी है। तो ये आपको 24 किलोमीटर है। यहाँ पे के नहीं होगा, KM होगा। 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9th क्लास के SCRT से सवाल है, पेज नंबर 7 पे दिया है। आइए हम इसको देखते हैं यहाँ पे प्रूफ कि यहाँ पे ये कहाँ पे दिया गया है। पढ़िएगा 9th क्लास का SCRT, देखिए वहीं पे दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुष कोटी से श्रीलंका तट जो है मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को जो हम लोग एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे जो चीज़ याद रखिएगा, आपके बुक में ही दिया गया है सार्क के बारे में, क्योंकि भारत जो है आपको दक्षिण एशिया में पड़ता है और उसका एक हिस्सा है एक संगठन का। तो उस संगठन का एक नाम है सार्क, यानी दक्षिण एशिया में जो भी देश है वह सब मिलकर जो है एक संगठन बनाया है, उसको हम लोग बोलते हैं सार्क। तो दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, तथा भारत जो है सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। सार्क में टोटल 8 देश है, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 1985 में। यहाँ पे इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल में है। नेपाल की राजधानी पड़ता है काठमांडू, याद रखिएगा। काठमांडू में जो है इसका मुख्यालय है और इसमें टोटल 8 देश है। देख सकते हैं, भारत है, पाकिस्तान, उसके बाद देखिए आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना, ये सब इसके सदस्य हैं। भारत की स्थल सीमा जो है 7 देशों को छूती है, सबको मालूम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। उसके बाद देखिए ये तो आपका स्थलीय सीमा से सटा हुआ है। आपकी समुद्रीय सीमा से जो है 2 देश सटा हुआ है। देखिए श्रीलंका और मालदीव जो है हिंद महासागर में द्वीपीय पड़ोसी देश है। तो द्वीपीय पड़ोसी देश पूछे कौन कौन है, तो आपको श्रीलंका और मालदीव है। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखना चाहिए। तो ये सब देख लिए और क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। अब देखिए आगे हम लोग अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। ये जो है आपको देखिए 9th क्लास के NCERT चैप्टर नंबर 2 से पेज नंबर 7-8 पे दिया गया है, और आपके 9th क्लास के SCERT में भी पूछा दिया है चैप्टर नंबर 2 में। और यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार से जो है बहुत क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछ लिया है, उसको भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को भी शामिल किए हैं, देखेंगे। देखिए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको उसको बताना है। देखिए पहला है, यह पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, यह आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है, यह गोंडवाना का भाग है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी तीनों सही है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आपको सबसे प्राचीनतम भाग है भारत, सॉरी पूरा विश्व में देखा जाए तो प्राचीनतम है, भारत का तो है ही। यह जो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से ये मिलकर बना है, और यह गोंडवाना लैंड का भाग है। ये अब देखिए इसका हम कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे आइए। ये देखिए, ये जो है आप मैप में पहले देख लीजिए। ये जो आप मैप दिख रहा होगा, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार का जो है आपका मैप है पूरा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से जो देख रहे हैं ये अरावली से यहाँ से लेकर पूरा ये वाला जो हिस्सा है, ये सब आपको प्रायद्वीपीय पठार ही पड़ता है। ये सब यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब प्रायद्वीपीय पठार ही पड़ता है। इधर आगे भी जो है मेघालय का पठार भी जो है इसी में आता है। इसके बीच में एक भ्रंश घाटी है जो इसको अलग करता है, इसको नाम है मालदा भ्रंश। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। यही जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार है, तो इसी के बारे में जो है पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या इसका बुक में दिया गया, जैसे NCERT पढ़िएगा 11th पेज नंबर पे, कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने से बना है। तो यही आपको हम ऑप्शन में दिए थे, गोंडवाना का भाग था, आग्नेय और रूपांतरित से बना था। उसके बाद देखिए ये जो लिखा है, गोंडवाना भूमि के टूटने व अफवाह के कारण बना है। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग एक हिस्सा है, यानी यह जो है प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। इस पठारी भाग में जो है चौड़ी और छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ होती है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको जो है 2 भागों में बांटा जाता है, एक जो है मध्य उच्च भूमि और दूसरा जो है दक्कन का पठार। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। जबकि 11th में पढ़िएगा तो 11th में जो है 3 भाग में बांट के पढ़ाया है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे एक बार। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा अभी कि प्रायद्वीपीय पठार को जो है 2 भाग है, एक आपका मध्य उच्च भूमि और दूसरा जो है दक्कन का पठार। अब इसको आइए हम थोड़ा मैप में भी दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए अच्छे से। ये देखिए,
यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका मध्य उच्च भूमि है और ये आपका दक्कन का पठार है। ये जो है 2 भागों में यहीं आपका बाँटा गया है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। और आपको ये चीज़ याद रखिए, यहीं प्रायद्वीपीय पठार है और एक हिस्सा इसके बीच में इधर भी आता है, पूर्वोत्तर हिमालय में भी यहाँ पे जो है एक मेघालय का पठार है, वो भी आपको प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। इसके बीच में देखिएगा आपको ये अलग क्यों हो गया है, जैसे देखिए ये पहले आपको सटा हुआ था, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है जो आपका गारो खासी जयंतिया है मेघालय का, ये आपको इसी का भाग था, तो ये आपका सटा हुआ था बीच में। लेकिन बीच में क्या हुआ कि आपको यहाँ पे देखिए गंगा नदी जो है आपको इधर से आया, पानी भर के लाया, पूरा यहाँ पे गाद भर दिया, मिट्टी भर दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी भी आया, ये भी भर दिया। तो यहाँ पे इतना गाद बढ़ गया, मिट्टी बढ़ गया, तो ये जो है उसको ढक दिया। तो यहाँ पे क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही एक है मालदा गैप, मालदा गैप जो आपको, ये आपको 11th में पढ़ना है। ये मालदा गैप है जो आपको प्रायद्वीपीय पठार को अलग करता है। यहाँ पे जो आपका झारखंड का जो है आपका जो राजमहल की पहाड़ियाँ है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर यहाँ पे है, और इधर से जो है आपका जो आपका पूर्वोत्तर का यहाँ पे हिमालय का जो पार्ट है आपका, कौन सा, मेघालय का पठार, इसी के बीच में जो है मालदा गैप, ये दोनों को अलग करता है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और बाकी यहाँ पे मध्य उच्च भूमि के ही, यहाँ पे देखिए थोड़ा मैप में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मध्य उच्च भूमि है, और इस मैप में देखिए यहाँ पे जो है मालवा का पठार है, तो मालवा का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, ये सब जो है आप देख रहे होंगे, ये मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है एग्जाम में कि मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग को जो है मालवा पठार बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये देखिए मेघालय का पठार है, इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ये देखिए आपका ये दोनों हो गया आपको मध्य उच्च भूमि, और ये आपका दक्कन का पठार हो गया, और यहाँ पे मेघालय का पठार हो गया। ये 3 चीज़ कम से कम याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन है, आपको किताब पढ़ते चल जाइएगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको हम मैप में थोड़ा समझा दे रहे हैं। तो ये दक्कन का पठार, ये होगा आपका ये मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, और मेघालय का पठार, और इसी के बीच में आपका यहाँ पे गैप है जिसको हम लोग बोलते हैं मालदा गैप। ठीक है, और यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। चलिए हम थोड़ा प्रीवियस ईयर को भी दिखा देते हैं ताकि थोड़ा आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि मालवा का पठार का संबंध किससे है, छोटा नागपुर पठार से है, दक्कन के पठार से है, कि मध्य उच्च भूमि से है। तो आपको बताए हैं अभी कि जो है मध्य उच्च भूमि से है, यही मध्य उच्च भूमि यहाँ पे है मालवा का पठार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। देखिए TRE 3 के 6 to 8 का सवाल है। बाकी यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, जब पढ़िएगा मध्य उच्च भूमि तो यहाँ पे लिखा गया है कि मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग जो है मालवा का पठार कहलाता है। देखिए यहीं से हम क्वेश्चन आपको पूछ लिए थे। बाकी यहाँ पढ़ सकते हैं कि यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और साथ में उत्तर पश्चिम में अरावली तक यह फैला हुआ है। बाकी इसमें ये सब चीज़ आपको हम आगे बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको दिखाए हैं कि हाँ आपको कितना महत्वपूर्ण है यह। बाकी यहाँ पे आगे आइए, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, आपको हम दिखा दिए। अब देखिए नर्मदा नदी के उत्तर में जो है प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। अभी आपको बताए हैं कि हाँ मध्य उच्च भूमि में जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ चीज़ है वो आपको मालवा का पठार है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया है। बाकी अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। ये पश्चिम में जो है यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब जो है बहता है। यानी आपको कहाँ तक ये फैला है मध्य उच्च भूमि, यहीं तक यहाँ बता रहा है कि ये जो है आपको विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुरा, उत्तर पश्चिम में अरावली तक जो है, यहाँ पूरा अरावली से लेकर आपको यहाँ पे पूरा विंध्य तक ये सब जो है यहाँ पे पूरा फैला हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये तो आप देख लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको आंसर मिल गया होगा कि यह जो है पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम भाग है, आग्नेय और रूपांतरित से बना हुआ है, और एक गोंडवाना का भाग है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब देखिए आगे आपको हम इसी पे और सवाल आपको बताते हैं। जैसे ये तो आप समझ लेंगे होंगे कि हाँ कहाँ पे है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का था, बता दिए हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा बताना है कि कौन नहीं है। तो पहला है इसमें पटकाई और नागा, मिजो और मणिपुर, गारो और खासी। तो अभी आपको याद बताए हैं कि पूर्वांचल के पहाड़ी अलग है, ठीक है। तो पूर्वांचल का जो पहाड़ी है उसमें आपको हिस्सा कौन नहीं आता है, तो ये गारो खासी नहीं आता। अभी आपको बताए हैं कि मेघालय का जो पठार है वो आपको किसका हिस्सा है, ये आपको प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है।
ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में ही आता है गारो, खासी, जयंतिया। तो यहाँ पे आपको ये मेघालय पठार का हिस्सा है, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे पूछा है पूर्वांचल पहाड़ी कौन है, तो पूर्वांचल में याद रखिएगा 4 पहाड़ी आता है, पटकाई, नागा, मिजो और आपको मणिपुर। तो यहाँ पूछा है कौन नहीं है, तो आपको गारो, खासी नहीं है, बाकी ये दोनों जो दिख रहा है ये आपको पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। और ये सवाल 9th के एनसीईआरटी से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2 पे, पेज नंबर 10 पे ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ इसका हम प्रूफ दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले जान लीजिए पूर्वांचल की पहाड़ी। देखिए पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी शैल से ये बना हुआ है। ये घने जंगलों से ढका हुआ है। यह अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैला हुआ है। पूर्वांचल में पटकाई पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियाँ जो ये सब क्या है आपको पूर्वांचल की पहाड़ी है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में याद रखिएगा। पूर्वांचल की पहाड़ी में ये तीनों आता है, जबकि मेघालय का पठार देखे हैं गारो, खासी, जयंतिया, वो जो है आपको प्रायद्वीपीय का ही भाग है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखिए ये आपको टीआरई 2 के 6 to 8 में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है। अब बताइए पूर्वांचल में कौन कौन शामिल है। अभी तो आप देखे हैं कि कौन नहीं शामिल है, अब बताइए पूर्वांचल में कौन शामिल है। ऑप्शन है गारो, खासी, जयंतिया, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अभी बताए हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ में आपको नागा पहाड़ी बताए हैं, मिजो पहाड़ी बताए हैं आपको, वो सब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है। जबकि जयंतिया, खासी, गारो ये सब क्या है आपको मेघालय का पठार है। और ये आपका मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है, पूर्व में विस्तार है। अब देखिए यहाँ पे आपको हम बता भी देते हैं इसका आंसर। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे था। ये देखिए कि मेघालय का पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया। और ये सो जो है आपको किसका हिस्सा है, तो ये आपको याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे 11th का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय पठार को जो है 3 भागों में बांटा है। एक दक्कन का पठार, एक आपका जो है आपको मध्य उच्च भूभाग, और तीसरा जो है उत्तर पूर्वी पठार। और इसी में हम लोग जो है पढ़ते हैं मेघालय वाला, क्योंकि ये पूर्वोत्तर हिस्सा में है, पूर्वोत्तर भारत में, तो मेघालय का पठार इसी में है। दक्कन का पठार आपको हम दिखाई दिए हैं, मध्य उच्च भूभाग बता दिए हैं कि हाँ मालवा का पठार, छोटा नागपुर, ये आपको मध्य उच्च भूभाग में आता है। तो यहाँ पे जब पढ़िएगा उत्तर पूर्वी वाला भाग, ये तो आपको हम दोनों ऊपर बता ही दिए हैं, दक्कन का और साथ में मध्य उच्च भूमि का। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लीजिए उत्तर पूर्वी पठार का, ताकि ये आपको क्लियर ही हो जाए। तो जब पढ़िएगा देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है उत्तर पूर्वी पठार। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय जो है इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण जो है राजमहल की पहाड़ियाँ और जो है यहाँ पे मेघालय पठार के बीच में एक जो है भ्रंश घाटी बन गया। आपको बताए हैं इधर जो है आपके राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल, और इधर जो है आपका मेघालय है। और इसके बीच में जो है क्या हुआ, यहाँ पे जो है जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो यहाँ पे इसके बीच में जो एक गैप बन गया जो इसको अलग करता है। आपको बताए हैं मालदा गैप, ठीक है। ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ वो कहाँ पड़ता है, आपको छोटा नागपुर में ही पड़ता है। तो ये भी पूछ सकता है, मान लीजिए छोटा नागपुर दे चाहे राजमहल दे, तो यहाँ पे मालदा गैप याद रखना है। यही लिखा गया कि हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट जो है उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल की पहाड़ी और मेघालय के पठार के बीच में एक जो है भ्रंश घाटी बनने से यह दोनों अलग हो गया। नहीं तो इसी का हिस्सा था, यानी मेघालय जो पठार था वो इसी का हिस्सा था, यानी जो पूर्वोत्तर था। बाद में यह नदी के द्वारा जो है यहाँ पे जलोढ़ जो है मिट्टी लाकर जमा कर दिया गया। यहाँ सबको मालूम होगा इसी जो है आपको गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, तो इसमें जो है यहाँ पे लाकर मिट्टी यहाँ पे इसको ढक दिया है, यानी यहाँ पे ज़मीन जो है पाट बना दिया गया है। और आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण जो है प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया है, लेकिन इसी का हिस्सा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार का कौन कौन सा था, तो कार्बी एंगलोंग और मेघालय पठार। कार्बी एंगलोंग जो पड़ता है आपको असम में पड़ता है, जबकि मेघालय का जो पठार है वो आपको मेघालय में पड़ता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, आपको किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये जो है हिमालय उत्पत्ति के बाद ये इसके बीच में एक भ्रंश बन गया और बाद में उस जो नदी बहने लगा जो उसको पूरा मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से ढक दिया है। और उस जो ढका हुआ जो एरिया उसको बोलते हैं मालदा गैप। ये दोनों को अलग करता है, लेकिन ये दोनों याद रखिए कार्बी एंगलोंग और मेघालय ये किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और इसी में लिखा गया है कि इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर जो है मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया। यानी वहाँ पे जो पठार के नाम है वो जनजातियों के नाम पे रखा गया है। वहाँ पे गारो पहाड़ी है तो वहाँ पे नाम रख दिया गारो पहाड़िया। वहाँ पे देखिए गारो खासी जयंतिया था तो खासी जयंतिया जनजाति के नाम पे भी पहाड़ी का नाम रख दिया, यानी खासी पहाड़िया और जयंतिया पहाड़िया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद रखिएगा।
बाकी देखिए, असम की जो कार्बी एंगलोंग पहाड़ी भी इसी तरह का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय का पठार भी जो है, यहाँ से कोयला, लोहा, उसके बाद सिलिमेनाइट, चूने का पत्थर, यूरेनियम खनिज जो है यहाँ पे भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। जो अभी आपको मालूम होगा, ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा होता है, ये वाला, यानी यहाँ पे अगर हम ये वाला दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। जैसे भारत है तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में ये होता है। यहाँ पे ऐसे गारो है, यहाँ पे एक खासी है और ये जयंतिया है। ये क्या होता है, ये जब जाता है मानसून तो इसी के बीच में फंस जाता है और इसी में टकरा कर बहुत बारिश कराता है। तो यहाँ पे अधिकतर वर्षा यहीं पे होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है, परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिश वारिश होते रहता है। चेरापूंजी जो है नग्न चट्टानों से ढका हुआ है और यह वनस्पति यहाँ पे लगभग नहीं के बराबर है। तो ये आपको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताए हैं, जो आपको देखिए ऐसे पढ़ेगा तो समझ में नहीं आने वाला है, और क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही पूछता है और ये याद रखना है। अब देखिए TRE 1 के PGT में क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्चभूमि किसका भाग है। तो यहाँ पे आपको अभी बताया है कि यहाँ प्रायद्वीपीय उच्चभूमि किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय का भाग है। और प्रायद्वीपीय कैसे बना है, तो गोंडवाना का भाग था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गोंडवाना लैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। आपको इसका प्रूफ तो ऊपर हम दिखाई दिए हैं, बाकी यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं। 9th क्लास के SCRT जब पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 14 पे सवाल है कि पूरब में जो है भूमंडल केवल एक ही भूखंड था। यानी अगर हम बात करें पूरा, अगर पहले तो पूरा जो आप देखते हैं विश्व, यानी पूरा अगर विश्व इसको हम मान लें मैप, तो यहाँ पे पूरा विश्व जो है पूरा एक ही तरह ऐसे एक गोला था। ठीक है, यहाँ पे जो है पूर्व में भूमंडल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया बोलते थे। यानी एक ही भूखंड था जब, तो इसको हम लोग बोलते थे पैंजिया। ये पैंजिया था। इसके उत्तरी भाग को जो है अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। इसमें जो उत्तरी वाला ऊपर वाला जो भाग था उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो उसको हम लोग बोलते थे अंगारा। ठीक है, अंगारा, अंगारा लैंड। और दक्षिणी वाला जो था इसको हम लोग बोलते थे आपको गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना, ऊपर वाला को अंगारा और नीचे का जो है गोंडवाना। इसके मध्य जो है, यानी इसके बीच में, दोनों के बीच में जो है एक तेथी सागर था। यानी दोनों के बीच में एक सागर था जिसका नाम था तेथी सागर। ठीक है, तेथी सागर था। प्रायद्वीपीय पठार जो है यहाँ पे, जो प्रायद्वीपीय पठार अभी जो भारत का हिस्सा है वो आपको गोंडवाना लैंड का अंश है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे जो भारत इसी में था, यानी गोंडवाना में ही था। गोंडवाना में ही जो है आपको भारत था। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये दोनों, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो यहाँ पे जो है ये दोनों अलग हो गया और आपको जाकर बाद में टकरा गया। तो टकराने के बाद ये जो है गोंडवाना लैंड था वो आपको ऊपर चला गया। यानी जो भारत का आज मैप देखते हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा था ये आपको उत्तर की ओर खिसकने लगा, और अभी तक वर्तमान में माना जाता है कि धीरे धीरे यह खिसक ही रहा है ऊपर। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा, पृथ्वी जो है पूरा एक पैंजिया था। इसका दो भाग था, अंगारा, गोंडवाना। और भारत जो था गोंडवाना का हिस्सा था, और गोंडवाना में ही आपको पड़ता है कौन सा, आपका याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो ये सब इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए इसमें इसके बारे में लिखा भी गया है कि भारत जो है 20 करोड़ पहले जो है सुदूर दक्षिण में था। दक्षिण में कैसे था, क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे था गोंडवाना, तो गोंडवाना दक्षिण में है, इधर उत्तर हो गया, दक्षिण है। तो गोंडवाना जब यहीं था, गोंडवाना, और भारत भी यहीं पे था, तो याद रखिएगा भारत जो है पहले दक्षिण में था, यानी दक्षिणी गोलार्ध में था, अभी उत्तरी गोलार्ध में है। तो गोंडवाना लैंड का भाग था, इसी गोंडवाना लैंड में भारत आता था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आता था, अफ्रीका आता था, और साथ में दक्षिण अमेरिका के कुछ जो है क्षेत्र आता था। जब यहाँ मैप देखते हैं तो जितना जो देश है साउथ जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, देखिएगा भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, सॉरी अभी जो आपका भारत है आपको वो चला गया ऊपर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी भी जो है नीचे है, लेकिन भारत ऊपर चला गया है। अफ्रीका भी जो है, दक्षिण अमेरिका, ये सब जो है गोंडवाना का ही भाग था। और ये क्यों अलग हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। देखिए आगे लिखा भी गया है कि ये जो है संवहनीय धाराओं ने जो है भू प्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। यानी पूछे कि हाँ, अंगारा और साथ में ये जो आपका गोंडवाना था ये कैसे अलग हुआ, तो संवहनीय धाराओं के कारण ये जो है अलग हो गया था। यहाँ पे देखिए आप लिखा गया है, ये जो भारत है, भारत जो है ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर, अर्थात दक्षिण का पठार जो है उत्तर दिशा में जाकर प्रवाहित होने के कारण ये जो है आपको यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गया। यानी भारत जो है ऑस्ट्रेलिया पहले एक ही में था, जब ये दोनों क्या हुआ, यानी भारत का जो दक्षिण वाला आप वर्तमान में जो हिस्सा देखते हैं वह जाकर जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, यानी जो आपको अंगारलैंड का हिस्सा था। इस प्रकार जो है 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलुगोसिन कल्प में जो है इन टकरावों से जो है दोनों प्लेट के बीच में एक 33 भूनती, यानी आपको जो 33 सागर देखते हैं वहाँ पे जो है आपको अवसादी चट्टानों से एक वलन पैदा हुआ, जिससे जो है पश्चिमी एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का जो है विकास हुआ, जिसको आप बोलते हैं हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और अभी भी जो है 12 जो है उत्तर दिशा में धीरे धीरे खिसक रहा है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि प्लेटों की गति प्रति वर्ष
आर्कटिक कटक के निकट 2.5 सेंटीमीटर और प्रशांत महासागर में 5 से 18 सेंटीमीटर, यानी प्रतिवर्ष इतना जो है भारत ऊपर की ओर खिसक रहा है। अगर मान लीजिए खिसकते खिसकते अगर हम लोग जो है चले गए आर्कटिक महासागर की ओर, तो भारत में भी जो है ठंडा आ जाएगा, यहाँ भारत में भी जो है बर्फ़ जमेगा। तो कितना अच्छा है, अच्छा भी है खराब भी है। तो ये सब लिखा गया है देखिए, लेकिन हम लोग तो देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे 1 साल में 2.5 सेंटीमीटर पता चलेगा, हम लोग को 50 में उम्र होगा तो 100 सेंटीमीटर चाहे 125 सेंटीमीटर घसकेगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे हम चलिए अब इधर देखते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के किस राज्य में हर वर्ष प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, और इस नौका दौड़ को जो है नेहरू ट्रॉफी वलाम काली बोलते हैं। तो ये जो नेहरू ट्रॉफी वलाम काली होता है, किस राज्य में हर वर्ष मनाया जाता है? तो यह आपके ऑप्शन है केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपके नौका दौर होते हैं, देखते होंगे आप, देखे होंगे वीडियो भी कि बहुत लंबा लंबा नाव रहता है, बहुत कोई मिलकर जो उसको चलाते हैं, तो नाव का जो रेस होता है, और ये आपको समुद्री जो राज्य है, समुद्री तट के किनारे वहां पे होता है। तो वह आपके है ऑप्शन नंबर के ए, यानी केरल में। केरल में जो है हर वर्ष एक नौका दौर होता है जिसे बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी वलाम काली। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया, और ये 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 14 से ये सवाल था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। बाकी हम चलते हैं आगे, देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे इसका प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं कि देखिए केरल में जो है हर वर्ष एक प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली जो नौका दौड़ का आयोजन होता है, और यह जो है पुनामदा कयाल में होता है। ये कयाल क्या होता है? तो देखिए समुद्र तट के किनारे यहाँ पे जहाँ पे नाव चलाया जाता है, और जिससे इसको जो है कयाल को बनाया जाता है आपको मछली पकड़ने के लिए, या नौकायान के लिए, या पर्यटन स्थल के लिए एक कयाल का निर्माण किया जाता है समुद्र तट के किनारे, जहाँ पे आपको लोग नाव चलाता है। तो वहीं पे जो है एक दौड़ होता है हर वर्ष जिसका नाम है क्या? तो नेहरू ट्रॉफी वलाम काली, और ये क से कयाल, क से केरल, यहाँ पे याद रखिएगा, और इसमें आपको याद रहना चाहिए। बाकी अब देखिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 10 नंबर पे। देखिए 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे बड़ा शिखर कौन है, ये आपको बताना है। और ये सवाल हम इसलिए यहाँ पे शामिल किए हैं कि यहाँ पे इससे पहले जो एग्जाम हुआ था TRE 1-2 का, तो वहाँ पे जो है पूछा था विश्व का सबसे जो आपके ऊंचा शिखर है जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट का जो है दूसरा नाम क्या है? तो सागरमाथा। ये क्वेश्चन पूछा था। अब हम यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा और जो संसार का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा है वह कौन सा है? K2 है, गॉडविन स्ट्रीच है, गोरिनंदा है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ये सवाल 9th के SCERT चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 19 पे दिया है। अब ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। डी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो भारत का सबसे ऊंचा चोटी है वही K2 है, और यह जो है विश्व की भी सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। K2 को ही जो है हम लोग बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, और साथ में इसका एक अलग नाम गौरीनंदा भी है। जैसे माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागरमाथा है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है K2 का भी दूसरा नाम गौरीनंदा है। अब यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब चलिए इसका हम प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ पे आइए, जब 9th क्लास में पढ़िएगा चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 19 में पढ़िएगा आपको हिमालय का विभाजन, तो उसी में आप पढ़ते होंगे एक होता है महान हिमालय, दूसरा उसमें होता है आपको निम्न हिमालय, और इससे जो है सबसे नीचे होता है आपको शिवालिक। तो 3 होता है, आपको ये चीज़ें याद में रखिएगा। बाकी एक और होता है जो हिमालय के उस पार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, तो ये एक अलग है। बाकी 3 पार्ट में ये बांटा गया है, महान हिमालय, निम्न हिमालय, शिवालिक। तो उसी महान में ही पढ़िएगा। तो महान हिमालय की ऊपरी भाग हमेशा जो है बर्फ से ढका रहता है, यानी महान हिमालय के ऊपर वाला जिसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। इससे बहुत जो है हिमालय की नदियाँ निकलती है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी फैली हुई है। इनमें से जास्कर श्रेणी हो गया। जास्कर श्रेणी किसका है? महान हिमालय का ही एक श्रेणी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि हाँ जास्कर किस श्रेणी में आता है हिमालय के, तो जास्कर हिमालय जो है आपके महान हिमालय में आता है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत जो है हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत भी है जिसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। यानी आपको महान हिमालय के ऊपर एक शिखर जिसे बोलते हैं K2 में ही है काराकोरम, और काराकोरम जैसे ये आपका एक श्रेणी है ऐसे, जिसको बोलते हैं हम लोग काराकोरम श्रेणी, और इसी में जो है आपका K2 है। K2 पर्वत जो आपको बताया है गॉडविन स्ट्रीच, तो ये ट्रांस हिमालय कहते हैं, और इसको जो है ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है काराकोरम पर्वत, और इसी काराकोरम का जो है ऊंचा शिखर है जिसको हम लोग बोलते हैं K2।
और ये जो K2 है भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, और इसे गॉडविन ऑस्टिन तथा गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एक सवाल और आपको मान लीजिए पूछ ले कि भारत में, ये तो भारत का था, अगर पूछ ले कि भारत में स्थित, या सीधा पूछ ले कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो यहाँ पे भारत में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप बताइए क्या होगा। ये सिक्किम में एक आपका पर्वत पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि है ये भारत में। और वहीं अगर भारत का पूछे, तो भारत का पूछे आपका, तो आपको ये कौन सा है, तो K2 है। ये आपको पड़ता है कहाँ पे, तो POK वाले एरिया में, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। लेकिन भारत में है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंचनजंगा। आप सुने होंगे कंचनजंगा। ये जो कंचनजंगा है वो आपको सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। तो ये सिक्किम में अगर देखें हम लोग, तो ये भारत में स्थित, अगर पूछे कि हाँ भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो आपके सिक्किम में कंचनजंगा। भारत का पूछे तो आपको K2 या गौरीनंदा या गॉडविन ऑस्टिन। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। बाकी अब देखिए यहाँ पे जो है आपको एक और सवाल है, पेज नंबर जो है 8 NCERT चैप्टर नंबर 2 से, और ये 11th के NCERT में से है। कि क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर है कि निम्नलिखित पर्वत समूहों में ऊंचाई के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है। ऐसा सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया है। वो जो है उत्तर से दक्षिण पूछा था, या पूरब से पश्चिम में कि हाँ पर्वतों का यहाँ पे बढ़ते क्रम क्या है, लेकिन हम जो है यहाँ पे शिखरों के ऊंचाई के हिसाब से पूछे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजाना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है अन्नपूर्णा, नंदा देवी, मकालू और कंचनजंगा है। तो अभी आप देखे हैं जो कंचनजंगा है वो आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये कंचनजंगा तो लास्ट में रहेगा। अब बाकी यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, अन्नपूर्णा होगा, नंदा देवी होगा, मकालू या कंचनजंगा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सबसे पहले नंदा देवी, उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर आपके मकालू, फिर कंचनजंगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप ऊंचाई के हिसाब से आप याद भी रख सकते हैं। देखिए ये माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका नाम सागर माथा, ये वाला पूछ लिया। नेपाल में जो है इसको सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं। K2 के बारे में भी आपको एक सवाल बताए हैं कि ये आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी, साथ में विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी, यहाँ पे याद रखिएगा। और ये भारत में है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। बाकी यहाँ पे देखिए कंचनजंगा है, उसके बाद मकालू है, अन्नपूर्णा भी मिलेगा, और यहाँ पे इसके नीचे जो है नंदा पर्वत पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन, कम से कम ये याद रखिएगा कि कौन सा यहाँ पे किस देश में है। तो नेपाल में बस याद रखिएगा, ये वाला सब नेपाल में है। नेपाल में आपको देखें माउंट एवरेस्ट, मकालू और साथ में गुरुला मंदाता। बाकी जो है आपके भारत के शिखर है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका देखिए लिखा गया है कि शिवालिक हिमालय के अंतर्गत बिहार के कौन से भाग आते हैं। तो ये बताया हिमालय को जो 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, निम्न हिमालय, और सबसे निचले जो है आपको उसको बोलते हैं शिवालिक। यानी जो अगर हम देखें तो बिहार का जो आप मैप ऐसे देखिएगा, ऐसे तो ऐसे है। तो यहाँ पे जो खत्म होता है ऊपर ऐसे हिमालय, तो यहाँ पे कुछ एरिया जो है, ये वाला एरिया, इसको जो है हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के अंदर जो है बिहार का कुछ क्षेत्र आता है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे पढ़िए। देखिए पहला ऑप्शन है कि पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पूर्वी भाग, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग, पूर्वी चंपारण के उत्तर पूर्वी भाग। यहाँ से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे जो जिला यहाँ पे पड़ता है वो आपका है वेस्ट चंपारण, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे एक और जिला है जिसको हम लोग बोलते हैं आपको पूर्वी चंपारण, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट चंपारण। तो वहीं से सवाल है। और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है पश्चिमी चंपारण का, यही जो हिस्सा है वह पड़ता है आपका शिवालिक वाले एरिया में। तो ये जो है आपके पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी, यानी आपको यहाँ पे जो एकदम थोड़ा सा कोना आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट में, वही वाला कोना जो है आपको पड़ता है हिमालय के एरिया में, जिसको शिवालिक वाले हिमालय के अंतर्गत आता है। तो वह आपको उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। ये 9th क्लास के CRT से सवाल है, पेज नंबर 20 पे दिया गया है। अब आइए इसका हम प्रूफ दिखाते हैं आपको। जैसे आप देख भी सकते हैं फिगर में, ये जो आपका है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, और इसी का आपको उत्तर पश्चिमी, यानी आपका देखिए ये वाला उत्तर और ये पश्चिमी, यानी ये वाला जो एरिया है यहीं पे जो है शिवालिक वाला थोड़ा एरिया पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर तो बी हो गया। बाकी यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए लिखा गया है कि देखिए बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग जो है इसी भाग श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यानी किस श्रृंखला के अंदर, तो शिवालिक के अंदर आता है यह।
बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो इसका विस्तार है। तो ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि हाँ बिहार में जो है हिमालय का कितना भाग पड़ता है, तो आपको 856 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। और ये सोमेश्वर की पहाड़ी कहलाता है, यानी जहाँ पे जो आपके भाग पड़ते हैं शिवालिक में, वह जो है क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हिमालय की सबसे दक्षिणी जो श्रृंखला होता है वहीं आपके होता है शिवालिक, या हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। पश्चिम में पोतवार के पठार से प्रारंभ होकर यह पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 से लेकर 1500 मीटर तक है। और इसकी जो है 1200 किलोमीटर इसका लंबाई तथा चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है। यह हिमालय के सबसे नवीन पर्वतीय भाग है। इसमें से कुछ विस्तृत घाटियां भी है जिसे दून या द्वार बोलते हैं, जैसे देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून। ये सब जो है आपको किस में आते हैं, तो शिवालिक में आते हैं। तो ये शिवालिक वाला एरिया बिहार में भी जो है कुछ पड़ता है, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी इलाके में 856 वर्ग किलोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है नदी के हिसाब से जो है आपको हिमालय को बांटा गया है 4 भाग में। और यहाँ से आपको TRE 1 2 3 में इससे जो है 3 सवाल पहले से ऑलरेडी आपको पूछ चुका हुआ है। यहाँ पे हम उसको शायद ऐड भी किए हैं, एक बार देख लेते हैं। और ऐड नहीं किए हैं, लेकिन ये 3 बार क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछ लिया है। आपको अगर नहीं हुआ तो जाकर देख सकते हैं। ये जो है आपको 9th क्लास के SC चैप्टर नंबर 2 से पेज नंबर 21 पे है कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हिमालय के भाग को क्या बोलते हैं। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइए एक बार आपको बता देते हैं, फिगर में समझ लीजिए। जैसे देखिए ये हिमालय है, हिमालय को वैसे बांटा गया नदी के हिसाब से। देखिए ये आपका सिंधु नदी ऐसे आता है, उसके बाद देखिए आपका, उसके बाद ये कुमायूं, ये जो है आपका सतलज नदी है, ये काली नदी है, और ये आपका तीस्ता नदी है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसी के बीच में हिमालय को बांटा गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पंजाब वाला एरिया है, जहाँ पे देखिए सिंधु नदी और जो सतलज नदी बहता है उसके बीच में है पंजाब हिमालय। उसके बाद देखिए जो आपकी सतलज नदी है और साथ में इधर आपके काली नदी है, तो इसके बीच में कुमायूं हिमालय। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके नेपाल में है, जो है आपको काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। और यही आपको सबसे लंबा है, जो नेपाल वाला ही हिमालय है, और सबसे अगर लंबा पूछे तो नेपाल हिमालय है दूरी के हिसाब से। और असम में जो है आपको तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो है बांटा गया है असम हिमालय। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा था, और ये आपको 3 सवाल यहाँ से ऑलरेडी पूछ चुका हुआ है। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए काली नदी और पूछा है तीस्ता नदी के बीच में, तो ये आपको नेपाल हिमालय होगा, जो आपको सबसे दूरी है 800 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। ये भी मान लीजिए अगर दूरी पूछ ले, क्योंकि 3 क्वेश्चन पहले से पूछ चुका हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे SCRT का पेज नंबर भी पढ़िएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा। देखिए पंजाब हिमालय को ही बोलते हैं कश्मीर हिमालय, और ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। जो कुमायूं हिमालय है वो आपको सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है। और असम तीस्ता और दिहांग, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, इसका सहायक नदी है दिहांग, तो यहाँ पे आपको इसके बीच में बहता है। तो ये सब आपको याद रखना है, आपके बुक में दिया गया है। बाकी देख सकते हैं अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार जो है गंगा नदी के किस उप भूभागों के क्षेत्र में आता है। यानी ये जो आपका बिहार है गंगा नदी के किस उप भूभाग में आता है। तो देखिए गंगा नदी के जो है 3 उप भूभाग है, इसको बांटा गया है। एक ऊपरी गंगा मैदान, दूसरा है मध्यवर्ती गंगा मैदान, तीसरा है निचली गंगा मैदान। तो यहाँ पे इस तीनों में से किस भाग में जो है बिहार आता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ऊपरी गंगा मैदान, ये जो है आपको शुरू होता है दिल्ली से। दिल्ली से इलाहाबाद का जितना भी एरिया है, दिल्ली टू इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया, तो दिल्ली टू इलाहाबाद का एरिया जो है आपको आता है ऊपरी गंगा मैदान में। और फिर इलाहाबाद से लेकर बाकी जो पूरा बिहार वाला एरिया है वो पड़ता है मध्यवर्ती गंगा मैदान में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निचली गंगा जो मैदान है उसमें आपको पश्चिम बंगाल वाला एरिया आता है। तो आइए इसका हम प्रूफ भी आपको दिखा देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो है बांटा गया है। देखिए यमुना नदी से लेकर पूरब में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक जो है फैले मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान बोलते हैं। यानी यमुना नदी से लेकर जो आपके बांग्लादेश है, यानी जो आपको ब्रह्मपुत्र नदी है, आगो यहाँ तक ये फैला हुआ है, जिसको गंगा का मैदान बोलते हैं। यह जो है विशाल मैदान का तीसरा उपभूभाग है। यह घग्गर से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, और यह आपके 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, इसका विस्तार उत्तर भारत राज्यों के मध्य प्रदेश
इसका जो है उत्तर भारत राज्यों के उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, झारखंड में है, कुछ भाग जो है इसका पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है और इसी के आधार पर इसको 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक एरिया आता है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान जो है इलाहाबाद से लेकर फरक्का तक आता है, तो इसी के बीच में आपका बिहार भी पड़ता है, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। और निचली गंगा का मैदान जो है इसके अंतर्गत डेल्टा प्रदेश आता है जो पश्चिम बंगाल में है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको यहाँ पे हम ऐड किए हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार बिहार राज्य के किस जिले में है, ये आपको बताना है कि छोटा नागपुर जो पठार है आपको झारखंड वाला एरिया, तो ये बताना है बिहार के किस जिला में पड़ता है। ऑप्शन है गया जिला के दक्षिणी सीमा तक, नवादा जिला के दक्षिणी सीमा तक, या भागलपुर जिला के दक्षिणी सीमा तक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा गया जिला के दक्षिणी सीमा तक जो है आपको छोटा नागपुर। जैसे आपका बिहार जो खत्म होता है तो बिहार के निचला जो है बिहार के दक्षिण में गया जो जिला है, गया के आपको दक्षिण वाला जो एरिया है जो सटा हुआ है एकदम आपको झारखंड से, तो वहां पे जो है आपको पड़ता है आपको ये क्या छोटा नागपुर का पठार। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए आपको हम दिखाते हैं एससीईआरटी का ये सवाल है, आप देख सकते हैं 9th एससीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 25 पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे जब पढ़िएगा आप तो लिया गया है आपको, जब पढ़िएगा मध्य उच्च भूमि तो उसी में आपको आता है कि विंध्याचल के दक्षिण में जो है इन्हीं के समानांतर सतपुरा पर्वत और पूरब में अमरकंटक और छोटा नागपुर पठार है। सतपुरा की जो है 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी है, यानी सतपुरा की सबसे जो ऊंची चोटी है वह धूपगढ़ ही है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और ये पंचमढ़ी पहाड़ी पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार भी एक सुस्पष्ट पठारी इकाई है। इसका विस्तार जो है बिहार राज्य के गया जिले के दक्षिणी सीमा तक जो है फैला हुआ है। याद रखिएगा इस पठारी भाग में बहने वाली जो नदियां है, यहाँ पे दामोदर है, सोन नदी है और यह स्वर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। इस पश्चिमी मध्यवर्ती भाग जो है 1100 मीटर ऊंचा है जो पात क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे इसको याद रखिएगा। छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र जिसका नाम है रांची का पठार, याद रखिएगा इसके पूरब में है। पूछे कि हाँ छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पठारी कौन है, तो रांची का पठार है, इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। तीसरा पठार निचले हजारीबाग का पठार है और इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। यहाँ पारसनाथ की पहाड़ी जो है यहाँ पे याद रखिएगा जो 1365 मीटर ऊंचा है। तो ये सब आपको वहीं से दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख लिए। अब हम चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर देखिए 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से सवाल है। 16 नंबर है कि भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान वैज्ञानिक संरचना जो है अस्तित्व में जो है वह किसका परिणाम है। अभी आप देखे हैं कि जो भारत जो है पहले पैंजिया का भाग था, जैसे गोंडवाना का भाग था, तो ये सब जो अभी वर्तमान में जो हम लोग देख रहे हैं भारत में कि हाँ भारत का जो स्थिति है अगर वर्तमान में देखें तो वो किसका परिणाम है, अंतर्जनित बल का है कि बहिर्जनित बल का है कि प्लेटों के क्षैतिज संचरण से है। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी एक से अधिक। यानी भारत की जो वर्तमान आप देखते हैं अस्तित्व जो है यानी जो संरचना है वह उस पर अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल और साथ में प्लेट जो टेक्नोक्लिक होता है, प्लेट टेक्टोनिक, जिसको प्लेटों के क्षैतिज संचरण बोलते हैं, ये तीनों काम करके जो है अभी वर्तमान में जो भारत का स्थिति आप देखते हैं वो है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं कहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये जब पढ़िएगा चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 8 11th का, तो वहाँ लिखा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना जो है इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम जैसे अंतर्जनित और साथ में बाहरजनित बल और प्लेटों के क्षैतिज संरचना की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। तो भारत उपमहाद्वीप का जो वर्तमान संरचना है वो आपको अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल और प्लेटों के क्षैतिज संचरण की देन है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग 17 नंबर। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, आपको 11th चैप्टर के पेज नंबर 11 से। देखिए कि उत्तर भारत में हिमालय के शिवालिक की गिरिपाद के समानांतर फैले हुए मैदान को क्या बोलते हैं। तो बताए हैं कि हिमालय जो है 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे निचला जो हिमालय है उसको हम लोग बोलते हैं आपको शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जब समाप्त होता है, जब नीचे जब आता है सबसे नीचे, तो यहाँ पे जो है उसके नीचे 4 मैदान पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं भाबर, तराई, बांगर और एक और होता है क्या, खादर। तो यहाँ पे जो आपको जैसे ही शिवालिक समाप्त होता है, जैसे मान लीजिए महान हिमालय, निम्न हिमालय, ये आपका शिवालिक हो गया। शिवालिक मान लीजिए यहाँ पे आपका ये शिवालिक समाप्त हो गया, तो शिवालिक समाप्त होने के बाद यहाँ पे मैदान शुरू हुआ है। तो सबसे पहले शुरू में जो मैदान आता है उसको हम लोग बोलते हैं भाबर।
ठीक है, इसमें मोटे मोटे कंकर पत्थर होते हैं, इसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती है। उसके बाद भाबर के बाद जो आता है वो आता है आपको जो निचला मैदान है उसके, उसको हम लोग बोलते हैं तराई। और इसमें जो है महीन कण होता है, और जो भी लुप्त नदियाँ जो होती है भाबर में जो जाकर नदी यहाँ पे डूब गया होता है वो आकर इसी में से निकल जाता है फिर से आपको कहाँ पे, तराई में। तराई के नीचे आपका यहाँ पे बांगर और खादर होता है। तो ये आपको 4 भागों में ऐसे बाँटा गया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले देखिए, ये आपका मान लीजिए महान हिमालय, ये निम्न हिमालय, और ये आपका शिवालिक है। तो जैसे शिवालिक समाप्त होता है उसके नीचे जो आता है आपके भाबर आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, देखिए 11th की एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो वहाँ पे दिया गया है कि भाबर जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली जो है पट्टी है, जो शिवालिक के गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। और उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों के बाहर निकलती हुई नदियां यहाँ पे भारी जलभार जैसे बड़े सैल, यानी बताया ना, बड़ा बड़ा पत्थर, कंकड़ पत्थर होता है इसमें, गुलास पे जमा कर देती है। और कभी कभी स्वयं इसमें जो है नदियां जो आती है वह लुप्त हो जाती है, और फिर आगे चलकर जो है ये नदियां अपना तराई क्षेत्र में निकलती है। तो ये सब आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है याद रखना है पॉइंट। बाकी चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। ये 9th क्लास के एनसीईआरटी का सवाल है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो है सबसे प्राचीन है। तो अभी आपको ऊपर हम बताए हैं कि जो गोंडवाना लैंड का भाग है तो कौन सा है, वो आपको प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का मैदान। तो इसमें सबसे पुराना आपको भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। और ये आपको देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिया है, देखिए देखिए प्रायद्वीपीय पठार के बताए हैं कि मेज की आकृति क्या है, आग्नेय और रूपांतरित से बना हुआ है, गोंडवाना का भाग है, और यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। तो यहीं से इसका आंसर आपको मिल गया। बाकी आप इसको आगे अब चलिए देखते हैं इधर। देखिए अगला सवाल है यहाँ पे 11th के एनसीईआरटी से 19 नंबर क्वेश्चन कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो पश्चिमी घाट है ये वाला, ये आपको पश्चिमी घाट बोला जाता है हम लोग। तो पश्चिमी घाट को जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पूछ रहा है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं कि अन्नामलाई की कार्डोम की पहाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा, जो कर्नाटक और तमिलनाडु है उसमें जो है यहाँ पे नीलगिरी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रूफ देख लीजिए, 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे पढ़िए। जब यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बाँटा जाता है तो उसमें जो दक्कन का पठार है उसको पढ़िएगा तो वहाँ पे मिलेगा कि इसके पश्चिम यानी दक्कन पठार के पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट है, पूरब में जो है पूर्वी घाट है। सीधा है यहाँ पे, जैसे भारत का ये मैप है, ये जो आपका दक्कन का पठार है तो इसके इधर यानी पश्चिम में जो है ये आपका क्या है, आपको पश्चिमी घाट है, और इसके पूरब में जो है पूर्वी घाट है। तो यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद देखिए पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुरा, यहाँ पे जो आपका दक्कन का पठार है यहाँ पे इसका फैलाव बता रहा है कि कहाँ तक है। तो देखिए पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्वी में पूर्वी घाट, और साथ में उत्तर में सतपुरा। यहाँ पे सतपुरा, साथ में आपका मैकाल पठार, महादेव की पहाड़ियाँ, ये सब जो है इसके उत्तर में पड़ता है। अब देखिए पश्चिमी घाट को जो है स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। जैसे पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र है तो यहाँ पे इसको हम सह्याद्री बोलते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु जो है उसको हम लोग नीलगिरी बोलते हैं। केरल में जो है आपको पश्चिमी घाट को अन्नामलाई और साथ में इलायची की पहाड़ी बोलते हैं, जैसे कार्डूम की पहाड़ी बोलते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, और यही हम पूछे थे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में नीलगिरी बोलते हैं आपको पश्चिमी घाट को, इसको याद रखिएगा। अगला एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ केरल और अन्नामलाई, केरल में जो है क्या बोलते हैं, तो अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं। बाकी यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो आपको जानना है। देखिए पूर्वी घाट की तुलना में जो है पश्चिमी घाट और जो है आपको ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो आपको पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। यानी प्रायद्वीपीय पठार का जो है आपके सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और ये अनाईमुड़ी जो चोटी है वह अन्नामलाई पहाड़ी के ऊपर है। इसकी ऊंचाई है 2695 किलोमीटर। जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा है आपको प्रायद्वीपीय पठार की, और यह नीलगिरी पहाड़ी पर है। इसका जो है आपको ऊंचाई 2637 है, 2637 है, याद रखिएगा। और ये आपको कहाँ पे है, तो नीलगिरी पे है, जबकि अन्नामलाई पे क्या है, तो अनाईमुड़ी है, वो आपको याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको हम बताते भी हैं। ये देखिए सवाल आपके जो है आपको एमपीपीसीएस में पूछा हुआ था कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी क्या है, नीलगिरी है कि अन्नामलाई की कार्डमम है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे इसका आंसर आपके होगा कार्डमम की पहाड़ियाँ। देखिए सबसे पहले जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे आकर मिलता है वो आपको नीलगिरी है। यहाँ पे याद रखिएगा ये नीलगिरी है, और इसी का जो है सबसे ऊंची चोटी आपको डोडा बेटा है, जो आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा बताए हैं आपको, डोडा बेटा ये आपको नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और आपको जो है प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी ऊंची चोटी है, और इसका ऊंचाई 2637 मीटर है। उसके नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे एक पहाड़ी जिसको बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई। ये अन्नामलाई की पहाड़ी है यहाँ पे। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपको अनाई मुडी है, जो आपको ऊपर बताए हैं अनाई मुडी, और ये आपको दक्षिण भारत की, साथ में आपको प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी बताया है कि 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। जैसे आप यहाँ पे अन्नामलाई के नीचे बढ़िएगा, सबसे नीचे यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ी, इसी को बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। तो सबसे दक्षिण में कौन है, ये आपको कार्डमम की पहाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, और यहाँ पे आपको सी बनाना है, बाकी आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए देखिए आपको ऐसे आता है पूर्वी पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट यहाँ मिलता है। यहाँ पे नीलगिरी है, नीलगिरी की ऊंचाई कौन है सबसे ऊंची चोटी, तो आपको बताया है क्या है, तो आपको डोडा बेटा है। उसके बाद देखिए अन्नामलाई है, अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची आपको कौन सा है, तो अनाई मुडी है, और उसके नीचे यहाँ पे देखिए ये कार्डमम है, तो सबसे नीचे कार्डमम कहता है। तो पूछे कि भारत में दक्षिणतम आपको पहाड़ी श्रृंखला कौन है, तो वह आपको कार्डमम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, समझ गए होंगे। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर देखिए 9th के सवाल से है आपको कि निम्न में से कौन सा दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है ये वाला, इसमें जो है कुछ दर्रा है। तो इन दर्रा बताइए कि इनमें से कौन नहीं है। देखिए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये जो है तीनों इसका आपको क्या है, ये आपको पश्चिमी घाट में ही पड़ता है। तो पूछा है कौन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी ये सारा है। थाल घाट भी है, भोर घाट भी है, पाल घाट भी, ये तीनों जो है आपको इसे कहाँ पे है, तो ये आपको पश्चिमी घाट पे है। आपको इसको याद रखना है। जैसे चलिए आपको हम मैप में दिखाते हैं, यहाँ पे आइए, ये देखिए यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में दो है, एक थाल घाट और एक आपका भोर घाट, और ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे केरल, केरल में है आपको पाल घाट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके थाल घाट है वो आपको मुंबई से नासिक के बीच में है। यहाँ पे दर्रा होता है, जो दो आपको पहाड़ों के बीच को जो होता है वो एक से दूसरे जगह को जोड़ता है, यानी एक रास्ता होता है। तो थाल घाट जो है मुंबई से जोड़ता है नासिक को। तो इसका हम एक ट्रिक भी बताए थे जब पढ़ा रहे थे आपको 9th क्लास का एनसीईआरटी, तो बताए थे मुन्ना खाए थाली में, यहाँ आपको बताए होंगे मुन्ना खाए थाली में। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका, जो आपका याद रखिएगा कि यहाँ पे मुन्ना से मुंबई हो जाएगा, मुंह से मुंबई, न से नासिक हो जाएगा, और थाली से थाल घाट। थाल घाट जो है मुंबई से नासिक के बीच में जोड़ता है, मुंबई से नासिक के बीच में थाली, थाल से थाल घाट याद रखिएगा, थाली से, और मुंह से मुंबई और ना से नासिक, तो मुंबई से नासिक के बीच में। बाकी जो आपका भोर घाट है वह आपको मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, आपको याद रखिएगा मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, तो भोर घाट ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा देखिए इसमें तीसरा है पाल घाट, जो चेन्नई से कोची के बीच जोड़ता है। यहाँ पे देखिए ये पाल घाट है केरल में, आपको चेन्नई से कोची के बीच में है ये। तो ये आपको याद रखना है, आपको यह जो है कहाँ पे है दिया गया, यहाँ पे देखिए 9th क्लास का पढ़िएगा जब एनसीईआरटी, तो दिया गया यहाँ पे कि दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, और वे सतत है, और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही आप पार कर सकते हैं। भारत के मानचित्र के में जो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात करना है। तो ये तीनों के बारे में हम बता दिए, बाकी आपको डिटेल में यहाँ पे बताए थे। ये जो है 9th क्लास का जब हम लोग पढ़ा रहे थे आपको एनसीईआरटी यूट्यूब पे। तो आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे बड़ी द्वीप कौन है। तो यहाँ से द्वीप में जो है बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए अब इसको हम शामिल किए हैं। देखिए लक्षद्वीप है कि मिनिकॉय है कि अमिनी द्वीप है। अरब सागर में बताना है अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मिनिकॉय द्वीप। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पे दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 11th के एनसीईआरटी का पेज नंबर 15 है कि अरब सागर के द्वीपों में जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ये द्वीप जो है 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूरब से 74 डिग्री पूर्व के बीच में बिखरे हुए हैं, और ये केरल तट से 220 किलोमीटर से लेकर 440 किलोमीटर दूर पर स्थित है। पूरा द्वीप समूह जो है प्रवाल निक्षेपों से बना है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप और जो मिनिकॉय द्वीप है वह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ पे जो है टोटल 36 द्वीप है।
अरब सागर में जो है, याद रखिएगा। टोटल 36 द्वीप है, जिस पे जो है 11 पर मानव का आवास है। यानी 36 में से 11 द्वीप पर जो है लोग, मानव लोग रहते हैं, बाकी पे मानव लोग नहीं रहते हैं। मिनिकॉय जो है यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है, यही आपके क्वेश्चन में पूछे थे, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो पूरा द्वीप समूह है 9 डिग्री चरण के द्वारा अलग होता है। यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो है एक चैनल है जो दोनों को अलग करता है, वह 9 डिग्री है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये दोनों को अलग करता है। और साथ में देखिए यहाँ पे उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलीन है, जिस पर अबद्ध जो है गुटिकाए, सिंगिल, उसके बाद देखिए गुलास्मिकाए तथा गुलास्मी पूर्व समुद्र जो है यहाँ पे तट पर पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको TRE 3 के 6 to 8 में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। तो ये 1973 में रखा गया था। और ये सवाल आपके यहाँ पे 9th जो है चैप्टर देख लीजिए, ये चैप्टर नंबर 1 ही है, 2 है, पेज नंबर 13। और केवल इस जो है पेज देख रहा है, ये पेज से जो है केवल 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। यहाँ पे द्वीप से अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है लक्षद्वीप नाम कब रखा गया था, अमिनी द्वीप का। यहाँ पे लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप का नाम जो है, नाम 1973 में बदलकर यहाँ पे जो है लक्षद्वीप रखा गया था। और ये सवाल का आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे है, यही चीज यहाँ पे दिया गया है। देखिए केरल के मालाबार तट के पास जो है स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको जो है लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका जो है नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। और यह 32 वर्ग किलोमीटर छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये आपको 9th में दिया गया था इतना, जबकि इसके बारे में 11th में जो आपको दिया गया था हम आपको ऊपर बता दिए हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन यहीं से पूछा हुआ है। देखिए इसी पेज से एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि पृथ्वी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, यह जो है किस लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे पढ़िए, ये देखिए पृथ्वी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वह एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पक्षी अभ्यारण्य, TRE 3 के 6 to 8 का ही ये सवाल है। अब देखिए यहाँ पे द्वीप समूह से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 9th वाला तो एग्जाम में पूछ लिया है, 10th वाला आपको हम बता दिए है। मान लीजिए अगर पूछ ले तो याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे एक और क्वेश्चन इससे पूछा था कि हाँ आपका जो इंदिरा बिंदु है वह कहाँ पे, तो ये सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत में। यहाँ पे 2004 में सुनामी आया था और ये अभी आपको वर्तमान में जो है समुद्र में डूबा हुआ है। तो ये सब आपको याद रखिएगा। टोटल हम लोग यहाँ पे 22 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन ये आपको 22 क्वेश्चन कहीं ना कहीं 150-200 क्वेश्चन को यहाँ पे आपको करा के गया है। तो इसी के साथ वीडियो को रोकते हैं और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।